हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ, सिक्योर। आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, ये जो वीडियो है, ये वीडियो है सीएस स्टूडेंट के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्त, उसमें आपका ग्रुप 1 पेपर 1, जिसे आप प्यार से क्या बोलते हैं? JIGL। क्या बोलते हैं? JIGL। हाँ जी, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ। जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ, उसकी हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी क्लास आपके सामने दे रहे हैं। इसके लिए जो चैंपियन आपके सामने आ रहे हैं बेटा, यस मैंने सही कहा, इसके लिए जो चैंपियन आपके सामने आ रहे हैं वो है मिस्टर शुभम मोदी, जो कि एक बहुत ही डीप और गहराइयों से पढ़ाने वाले सर हैं। आप उनकी क्लास को एंजॉय करेंगे और मैं वेलकम करूंगा शुभम मोदी का। वो है आपके स्क्रीन पे, आइए सर शुभम मोदी सर, ये है शुभम मोदी सर, और ये पढ़ाएंगे आपको JIGL। अब ये सब्जेक्ट आपके हवाले से। थैंक यू। Hello everyone, I am Shubham Modi and I am going to take your class with regard to the jurisprudence, interpretation and the general laws. That very subject is in your CS executive with in the module first and the paper first. So I am just going to give you the brief introduction of the law, that what is the basics of the law, purpose of the law and the objectives of the law, that why we are studying here, why we all are here. Because as I used to say to all of my students, that behind everything there is a purpose. Without purpose we are not going to do anything. So my focus will be on the basics of the law, that the definitions which clearly states that what is the law. Now in this subject, the jurisprudence, now I'll just clear your mind and clear your doubts with regard to the particular headings of the subjects. जैसा कि इसमें आया है जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द लॉ। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ द लॉ, सिंपल। तो जो जुरिस्प्रूडेंस है, नाम से बहुत ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, जुरिस्प्रूडेंस नाम आ गया यार, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, यार मैं कैसे कर पाऊंगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, अंदर गुण में रखा है। अंदर क्या चीज बता रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लॉ की नॉलेज बता रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे जैसे पहले के टाइम की बात बता रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले की टाइम की बात, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम क्या होता था? उस टाइम आपके पास कुछ भी चीजें नहीं होती थी। आपको अगर दो जनों के बीच में अगर लड़ाई हो गई तो क्या होता था? जो सबसे ज्यादा बलवान वो जीत गया मैदान। उसके बाद में आया कि जैसे जैसे आपको सोसाइटी के अंदर नीड होती गई, वैसे वैसे लॉ बनता गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे सोसाइटी में नीड आती गई, कोई भी प्रॉब्लम्स आती गई, उसको एनकाउंटर करने के लिए लॉ को बनाया है। आपको पोजेशन की बात आई, आपके घर के अंदर आपके डिस्प्यूट हो गया, तो दो बंटवारे का डिस्प्यूट हो गया, तो क्या पार्टीशन लॉ आ गया। किसी ने रेंट नहीं दिया, डिस्प्यूट अराइज हुए, आपने किसी को किराए पे रखा, किसी को टेनेंट के तौर पे रखा, उसने रुपया देने से मना कर दिया कि जाओ जाओ भाई, मैं तो रुपया नहीं देता, मैं रुपया नहीं दूंगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप क्या उसके पास रिक्वेस्ट करते हो, दे दे रुपए? नहीं। कोर्ट ने क्या, लेजिस्लेचर ने क्या काम किया? आपको एक कानून बना करके दे दिया कि भाई अगर ये आपको रुपया नहीं देता है तो ये एक रेंट कंट्रोल एक्ट है। ओनरशिप की, दो मेरे घर पे एक चीज पड़ी है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी वॉच है। एक जना आता है और कहता है कि अरे ये वॉच तो आपने मेरी पहन ली, कैसे पहन सकते हो? मैंने बोला भाई ये तो मैंने खरीदी है। कि बताओ यार, मैंने यार 2-3 साल पहले खरीदी थी, तो इसका बिल तो अब तो होगा नहीं, कोई दुकान से ली थी मैंने, बॉम्बे की दुकान से, तो अब बिल तो नहीं है यार इसके पास। या तो तू जोधपुर से बॉम्बे चल जा, बॉम्बे से चल करके अपन क्या करेंगे, उससे पूछवा लेंगे उसकी डायरी में से। यार वो पॉसिबल थोड़ा है ना, उसके 2-3 साल पहले का कोई रिकॉर्ड थोड़ा ना होगा। तो वो क्या करेगा, अपन को ओनरशिप का आ गया। तो कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया? ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते गए। अब रिसेंटली कोविड की बात हुई, तो कोविड के अंदर क्या हुआ? कोरोना वायरस के अंदर सब जगह कोरोना वायरस फैल गया। अब जब कोरोना वायरस फैल गया, तब अपन ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? अपन घर पे रहे, गवर्नमेंट ने जनता कर्फ्यू लगा दिया 22 मार्च को।
22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा दिया था, क्यों लगाया? क्योंकि नीड थी, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव अटेन करना था, उसके पीछे एक पर्पस था कि कोविड कोरोना वायरस जो क्या नहीं हो, फैले नहीं और हम सब लोग क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो यहां पर लॉ की जो बात है वो सीधी सी आपको इतनी सी समझनी है कि हर चीज के पीछे पर्पस होता है और उस पर्पस को आपको अचीव कैसे करना है उसका रास्ता कौन बताता है? ये लॉ बताता है, ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपके टोटल 17 टॉपिक्स है। कितने? 17। तो आज हम कोई टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स के अंदर जो हेडिंग्स हैं उसको सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये है क्या। जब अपन को हेडिंग समझ में आ जाएगी कि हाँ यार ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इसके रिगार्डिंग है, तब अपन क्या करेंगे? उसको डिटेल में अच्छे से समझने लग जाएंगे। लॉ का सब्जेक्ट है, एकदम से अगर मैं आपको सारे टॉपिक समझाने लग जाऊंगा तो हो सकता है आपके बाउंस भी चला जाए। बट मैं आपको पहले एक ब्रीफ दूंगा कि आपको बताऊं तो सही है क्या। केवाईसी होता है ना, वैसे ही होता है KYS, नो योर सब्जेक्ट। अब सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, जैसे मैंने आपको बताया, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ द लॉ। और सोर्सेज ऑफ लॉ, तो जो ये लॉ है, लॉ कैसे बना है, उसके क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। सोर्स कितने होते हैं? 4 सोर्स होते हैं। एक होता है कस्टम, एक होता है जो लेजिस्लेचर, एक होता है प्रेसिडेंट और एक होता है इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इसके बाद में ये सारे सोर्सेज को अपन डिटेल में करेंगे कि कोई रीति रिवाज हुआ तो रीति रिवाज बनकर के क्या हो गया? कानून बन गया। जैसे 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होकर क्या हो गया? कानून बन गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। अब उसके आगे अपन और चलते हैं कि लेटेस्ट लेजिस्लेचर में कोई कानून बनाया तो लेजिस्लेचर ने भी एक कोई कानून, वो कस्टम के हिसाब से बन गया, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। अब लेजिस्लेचर का क्या हुआ? लेजिस्लेचर ने कैसे कानून बनाया? कोई भी एक्ट देख लो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेजिस्लेचर ने बनाया, नीड अराइज हुई, कानून बना दिया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, नीड अराइज हुई, कानून बना दिया। मिनिमम वेजेस एक्ट, नीड अराइज हुई, कानून बना दिया, लेजिस्लेचर ने बना दिया। प्रेसिडेंट थर्ड पॉइंट आता है। प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने या हायर कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया अपना, अब वो जजमेंट आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारी लोअर कोर्ट्स पे, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर क्या होगा? बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। मतलब उन लोगों को वो मानना ही मानना है। कोई भी उसी सर्कमस्टांसेस का, उसी सिमिलर फैक्ट्स का, उसी सेट ऑफ फैक्ट्स का एक कोई केस वापस से कोर्ट के सामने आता है तो क्या करेंगे? अपन वापस से उसको डिस्कस नहीं करेंगे, कोर्ट उसको वापस से डिस्कस नहीं करेगी। कोर्ट तो बोलेगी कि हाँ ये एज इट इज जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी या हायर कोर्ट में ऑलरेडी क्या हो चुका है? सेटल हो चुका है। तो हम तो बस उसी जजमेंट को इस सेट ऑफ फैक्ट्स पे अप्लाई करके जजमेंट सुना देंगे। तो ये एक दूसरा कानून हो गया। तीसरा सोर्स ऑफ लॉ हो गया, वो भी लॉ हो गया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जैसे 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर क्या हुआ? जो पार्टीशन होता है, जो भी बंटवारा होगा, हस्बैंड ब्रदर और सिस्टर में बराबर का हक होगा। ब्रदर को भी उतना ही मिलेगा जितना सिस्टर को मिलेगा, दोनों को 50-50% इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो 2005 का जजमेंट है वो अब क्या आ जाएगा? सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आता है इक्विटी। तो इक्विटी बेसिक गुड कंसाइंस मींस इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर और गुड कंसाइंस के ऊपर अगर कोई जजमेंट दे दिया तो ये सारे क्या है? सोर्सेज ऑफ लॉ। तो आपका टॉपिक समझ में आया कि भाई सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? ये होता है सोर्सेज ऑफ लॉ। अब होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। नाम इसका बहुत लंबा चौड़ा है बट अंदर बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर क्या होता है? एक ऑथर होता है। हर स्कूल्स होती है इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जैसे सोशियोलॉजिकल स्कूल होती है, एनालिटिकल स्कूल होती है, हिस्टोरिकल स्कूल होती है, अमेरिकन रियलिज्म होता है, इसमें नेचुरल लॉ स्कूल होती, नेचुरल स्कूल होती है। तो इन सारी स्कूल्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि भाई सोशियोलॉजिकल के अंदर सोसाइटी के रिगार्डिंग बात करेंगे,
एनालिटिकल के अंदर ये बात करेंगे कि भाई राजा ने जो कह दिया है, सॉवरेन ने जो कह दिया है, गवर्नमेंट ने जो कह दिया है, अगर 2 + 2 5 है तो भैया 5 मानना पड़ेगा। ये एनालिटिकल बात करता है। हिस्टोरिकल के अंदर कस्टम्स वगैरह ये सारी की सारी चीजें। अमेरिकन रियलिज्म के अंदर प्रेसिडेंट वाली बात आ जाएगी, जो सुपीरियर कोर्ट ने बोल दिया है वो हमको मानना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है स्कूल्स है, आप बस ये समझो कि एक पर्टिकुलर स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे, वो आएगी ज्यूरिस्प्रूडेंस में। और हर स्कूल के अंदर 3-4 ऑथर्स, मेजर ऑथर्स होते हैं जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, ज्यूरिस्ट होते हैं। वो उनके पास बहुत बुक्स लिखी हुई होती है उनके, आप ऐसा समझाऊं मैं आपको कि डिफरेंट उनके पास नॉलेज होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उन सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके वो उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर अपनी एक डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है, हाँ 2 या 3 लाइन की या 4 लाइन की डेफिनेशन होती है। उस लाइन की डेफिनेशन, 3-4 लाइन की डेफिनेशंस को तोड़ मरोड़ करके अपन को पढ़ना है और उसी के अंदर से पॉइंट्स निकाल करके आंसर अपन को समझना है। फिर आ जाती है स्कूल्स, फिर आ जाती है काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन कि कितने प्रकार के लेजिस्लेशन होते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सारा आएगा, बताऊंगा मैं आपको। सोर्सेज ऑफ लॉ हो गया। फिर आता है प्रेसिडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्रेसिडेंट सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर, बट प्रेसिडेंट का एक अलग से भी टॉपिक है, थोड़ा डिटेल के अंदर है। उसमें स्टेयर डेसिस, रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा आता है। अब प्रेसिडेंट के अंदर क्या, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट ने कुछ अपना क्या दिया, एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ साथ में स्टेयर डेसिस, ये इसका एक नाम दिया हुआ है कि भाई स्टेयर डेसिस, तो इससे आपको लग जाएगा कि हाँ भाई प्रेसिडेंट की बात हो रही है। रेशियो डेसिडेंडी मींस, रेशियो मींस रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग पे, कौन से रेशियो पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट पास किया है, जो कि आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बाइंडिंग इफेक्ट रखता है सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। कोई रेशियो दिया होगा, कोई रीजनिंग दी होगी, और वो रीजनिंग बाइंडिंग होती है बाकी कोर्ट्स के ऊपर। फिर आता है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा क्या होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। ओबिटर डिक्टा क्या कहते हैं कि जब जज अपने जजमेंट के अंदर कुछ बातें बोलता है, जैसे आपको मैं बता दूं, कन्हैया कुमार का जब वो जजमेंट हुआ था, उसको जब बेल दी थी, तब जज साहब ने क्या किया था, दिल्ली के अंदर जज साहब ने बोला था कि आपको ऐसा अच्छा लगता है क्या, आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, देशद्रोही जैसे वगैरह जो भी है, XYZ जो भी उसको बात बोली, तो वो जजमेंट के अंदर सारी बातें आई हुई है। अब उस जजमेंट के अंदर एकदम क्लियर वे में बोला था कि आपको कुछ कविताओं की पंक्ति भी लिखी थी, तो वो जो कविताओं की पंक्ति होती है जिससे कि उसको मॉरलिटी की सीख मिलती है, वो कविताओं की जो पंक्ति है ना, वो ओबिटर डिक्टा है, वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती है बाकी जजमेंट या दूसरे लोअर कोर्ट्स पे। ओबिटर डिक्टा सिर्फ ये होता है कि जजेस ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है कि वो क्या चाह रहा है, वो किस चीज से अफेक्ट हुआ है वो, और ये क्यों जजमेंट दे रहा है। तो वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग यहां पर मायने नहीं रख रही है, तो वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। तो बाइंडिंग इफेक्ट कौन रखता है, रेशियो डेसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा। तो ये जो मैंने आपको ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, किसका, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंदी है, बट इसमें अच्छा सा आपको स्कोर भी करना है। क्या करना है, अच्छा स्कोर भी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंदी है और यार हाथ में तो वापस से कुछ आ नहीं रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, बहुत वेटेज जो है बहुत अच्छा दे रखा है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, भारत का संविधान है। जो भी लॉ बनते हैं, जो भी बायलॉज बनते हैं, वो किसको ध्यान में रख करके बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। ये हमारा सुप्रीम लॉ है, ये हमारा लॉ ऑफ लैंड है। दिस इज द कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में बोलता है यहां पर जो स्कूल्स के अंदर कि हर कंट्री का ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, हर कंट्री का क्या होता है, एक सुप्रीम लॉ होना चाहिए।
तो हमारा ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, हमारा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके आगे जाकर के आप कोई लॉ नहीं बना सकते, इसके पीछे रह करके आप कोई लॉ नहीं बना सकते, आप इसके राइट में नहीं बना सकते, लेफ्ट में नहीं बना सकते, आपको इसके सेंटर में रह करके लॉ बनाना पड़ेगा। तो स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 में एकदम सीधी सी बात करते हैं कि कौन स्टेट है। स्टेट कौन? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज में आ जाती है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, सब आ जाते हैं। अब कोई भी आपको रिट पिटिशन फाइल करनी होती है, आपको कुछ भी केस फाइल करना होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट जब आप रिट फाइल करोगे तो क्या होता है? स्टेट होना जरूरी है। अगर स्टेट नहीं हुई तो रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होगी। फिर आता है आपका FR मींस फंडामेंटल राइट्स, फिर आता है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसका कॉन्सेप्ट दोनों का क्या है? को रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमारे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर के आगे 32 तक आपको 30 तक बताए हुए हैं कि आपके फंडामेंटल आर्टिकल्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अब इसके अंदर क्या है फंडामेंटल राइट्स में? जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, कि भाई लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो रेस के बेसिस पे, ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ना ही जेंडर के बेसिस के ऊपर। अगर कोई इसके बेसिस पे किसी के साथ क्या करता है? पक्षपात करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो क्या होगा? वो उसका मौलिक अधिकार क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है। फिर एक और एग्जांपल देता हूं फंडामेंटल राइट का, ज्यादा मैं इसको लेंथी नहीं करूंगा, मैं आपको एकदम जस्ट ब्रीफ एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। इससे क्या हो जाएगा? अगर इतना करूंगा तो यहां तक आते आते मेरे को बहुत चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी। ब्रीफ एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल, जैसे कि आर्टिकल 19(1)G के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस, उसमें ये बोलते हैं कि भाई आपको एक मौलिक अधिकार है कि आप अपना जो प्रोफेशन करना है वो आप करो, आपको जो बिजनेस करना है आप वो करो, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर कोई रोकेगा तो आपका आर्टिकल वॉयलेट हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसी के फंडामेंटल राइट्स में क्या हो जाते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ जाती है। अगर आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं तो क्या होगा? आपको कुछ ड्यूटीज भी मिलेगी, किसके टुवर्ड्स सोसाइटी। अगर सोसाइटी, ऐसा नहीं होगा ना कि भाई मेरे को तो बस क्रीम चाहिए, क्रीम के नीचे जो छाछ रह गई है वो तो मैं नहीं पीऊंगा, या तो आप उसको बाहर फेंक नहीं सकते, आपको तो वो चीज मिलेगी, यूज करनी ही करनी पड़ेगी। आपको अपनी जो कर्तव्य है वो सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना ही करना पड़ेगा। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर अपन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? बाहर से तो कोई फॉरेनर आकर के तो निभाने वाला नहीं रहा। तो हमारी ड्यूटी ये रह गई कि भाई जो भी है मॉन्यूमेंट्स है उसके हमको प्रोटेक्शन करनी है, हमारे जो नेशनल एनिमल्स हैं उसके हमको प्रोटेक्शन करनी है, हमको हमारी जो सॉवरेनिटी है सोसाइटी की, इंडिया की सॉवरेनिटी है, उसको हमें सबसे ऊपर रखना है, जो भी लॉ है हमें उसको मानना है। इस तरीके की बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को रिलेटेड है। ऐसा नहीं कह सकते भाई मैं तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स लूंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है? ये होता है स्टेट के लिए, स्टेट बाउंड होती है। स्टेट, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट, ये स्टेट होती है गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट करती है आपको अगर कुछ सपोज वर्कमैन कॉम्पनसेशन हुआ कि भाई फ्री लीगल एड देनी है, राइट टू एजुकेशन है, ये सारी पॉलिसीज कहां से बनती है? गवर्नमेंट बनाती है। आपको मालूम है, सबको मालूम है गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है। बट वो गवर्नमेंट क्यों बनाती है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है, इसलिए बनाती है। शुरुआत में मैंने आपको बोल दिया जो भी सोसाइटी में लॉ के रिगार्डिंग काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके होता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होता है, ना पीछे होता है, ना राइट होता है, ना लेफ्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेंटर, उसकी लिमिट में रह करके काम होता है। अब इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है। 5 रेमेडीज बताई हुई है। रिट्स हाई कोर्ट में लगती है 226 के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में लगती है 32 के अंदर। रिट्स जो होती है वो होती है 5 तरह की: मैंडेमस, सर्शररी, को वारंटो, प्रोहिबिशन
और हेबेस कॉर्पस, ये जो 5 रिट्स होती है ये अपन यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तौर पे। इसको पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा, ये पूरी इसकी एक सेपरेट क्लास होगी, रिट्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इसके आगे आपको एक कॉन्सेप्ट, 1 मिनट का एक कॉन्सेप्ट लूंगा कि क्या होता है सोसाइटी के अंदर है ना 3 ऑर्गन होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2 और 3 ऑर्गन होते हैं। पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, विच लेजिस्लेट द लॉ। जो पार्लियामेंट होता है ना वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। और हर स्टेट के अंदर विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर है विधानसभा। फिर सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, फिर थर्ड होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेट द लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूट द लॉ। जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया ना उस लेजिस्लेचर को, लॉ को लेकर के इंप्लीमेंट करता है सोसाइटी के अंदर, नोटिफिकेशन निकाल करके। उसमें कुछ रूल्स बनाने हैं तो रूल्स भी बनाता है, उसमें कुछ ऑर्डिनेंस बनाने होते हैं तो ऑर्डिनेंस भी बनाते हैं, सब कुछ करता है। कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। फिर आता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने अगर कुछ गलती कर दी है कानून बनाने में या एग्जीक्यूट करने में, या उन राइट, उनके लॉ से किसी का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है, स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो क्या होगा? कोर्ट, जुडिशरी क्या करेगी? उस ऑर्डर को, उस लॉ को क्या कर देगी? क्वैश कर देगी, सेट असाइड कर देगी, सिंपल। तो ये है लेजिस्लेटिव। तो इसमें अपन आगे और क्या पढ़ेंगे? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के आगे क्या? उसकी पावर्स, के पार्लियामेंट की क्या पावर है? यूनियन मतलब सेंट्रल, और स्टेट्स मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उसके। राजस्थान का, अपने राजस्थान में कहां पर है लेजिस्लेटिव असेंबली? अभी इलेक्शन हुए हैं 2 दिन पहले, कहां पर है? जयपुर। फिर आता है जुडिशरी, फिर आता है एग्जीक्यूटिव। पहला ये आता है लेजिस्लेचर, फिर आता है सेकंड एंड एग्जीक्यूटिव, और थर्ड आता है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट तो पूरे इंडिया का एक होता है, गवर्नर हर स्टेट का गवर्नर होता है। अपने राजस्थान का कौन है? कालराज जी मिश्रा। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, तो इसमें अपन इनकी क्या पढ़ेंगे? पावर्स पढ़ेंगे, ड्यूटीज पढ़ेंगे, कैसे सेलेक्ट होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि लेजिस्लेचर के पास कुछ पावर्स होती है, वो क्या करती है? अपना कानून तो बना करके रख देती है, एक्ट बना करके रख देती है, बट उस कानून के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, तो उनके पास क्या है? टाइम नहीं होता। अब जब टाइम नहीं होगा उनके पास तो वो क्या करेंगे? अपनी पावर्स को पुश डाउन करेंगे। क्या करेंगे? पुश डाउन। तो फर्स्ट ऑर्गन अपनी पावर्स पुश डाउन करेगा तो कहां जाएगी? सेकंड के अंदर। सेकंड कौन? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के पास में वो पावर क्या आ जाती है? अपने पास आ जाती है। अब जब वो पावर आई है तो उस पावर के एक्सरसाइज कर करके वो क्या करेंगे? अपना एक रूल्स बनाएंगे, ऑर्डिनेंस बनाएंगे, या कुछ भी कमी रह गई है लॉ के अंदर उसको एक अलग से रूल बना करके निकालेंगे कि भाई ये चीज है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये मैंने आपको बताया, सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, और जुडिशरी अपने आप काम करता है। अब ये जो तीनों हैं ऑर्गन, ये एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या कर दी है? सेपरेट कर दी है। भाई लेजिस्लेचर तू तेरी पावर ले ले, एग्जीक्यूटिव तू तेरी पावर ले ले, और जुडिशरी तू तेरी पावर ले ले। थर्ड ऑर्गन कौन सा होता है? जुडिशरी। थर्ड ऑर्गन कौन सा होता है? जुडिशरी। अब जुडिशरी कौन सा ऑर्गन है? थर्ड। उसमें कौन आते हैं? कोर्ट्स आते हैं। जुडिशरी मतलब न्यायालय। कोर्ट आती है, तो कोर्ट के अंदर कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट वगैरह, ये सब क्या आ जाती है? जुडिशरी आ जाती है। फिर आगे अपन देखते हैं बिल्स। बिल्स देखते हैं अपन। क्या होता है जब कोई कानून बनता है ना, तो कानून ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे का कुछ वर्क होता है, बिल होता है। पहले एक सभा में जाएगा, एक हाउस में जाएगा, फिर उससे पास होगा तो दूसरे हाउस में जाएगा, दोनों हाउस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट की कंसेंट होगी, उस कंसेंट मिलने के बाद में वो बिल एक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्स हो गए। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर के पास में बहुत बिजी होता है, लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आपने देखा ही होगा कितनी कुर्सियां फेंकते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, कैसे एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं सब जने। तो पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट के पास क्या होता है? ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वो क्या करते हैं?
एक कमेटी फॉर्म कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी। सपोज कोई एक कानून बनाना है, तो कानून बनाना है तो उसके लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी, उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, सारे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट रिसर्च वगैरह सब कुछ करके एक रिपोर्ट जो है वो कहाँ पेश करती है, पार्लियामेंट के सामने। उसके बेसिस पर डिसीजन लेकर के आगे से आगे वो प्रोसीडिंग्स चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये पार्लियामेंट की हेल्प के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है। अब इस पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप की होती है, एक होती है एडॉक, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। एक होती है एड हॉक और एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। एडॉक एंड स्टैंडिंग कमेटी। अब एडॉक कमेटी क्या होती है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सपोज कोविड के ऊपर कोई एक लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी फॉर दी ओनली फॉर दी कोविड। जैसे ही वो कानून बना, जैसे ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, पार्लियामेंट्री वो जो एडॉक कमेटी होगी वो क्या हो जाएगी, टाटा बाय बाय सी यू कर देगी और बोल देगी कि चलो हो गया, मुझसे हो गया, अब आपका काम खत्म। मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, जितने भी काम हो पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए एक फिक्स्ड कमेटी बना करके रख दी कि साहब हमारे पास अगर 10 काम आएगा, 10 लॉ के बारे में बात आएगी तो आपको क्या करना है, आपको एक कानून बना करके देना है, हमको रिपोर्ट बना करके देनी है। तो ये हुआ सब कुछ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात है। फर्स्ट हुआ सोर्सेज ऑफ लॉ, सेकंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर थर्ड और फोर्थ काफी मिलते जुलते हैं। क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये अपन को एक क्लियर पिक्चर देते हैं। क्या देते हैं, क्लियर पिक्चर। थर्ड है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, ये आ गया इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1817 क्या करते हैं, अपन को एक क्लियर पिक्चर देते हैं। अगर कोई कानून के अंदर, क्लियर पिक्चर कौन सी क्लियर पिक्चर, वो कोई कैमरे से, वीवो कैमरे से सेल्फी नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, क्लियर पिक्चर, कोई भी कानून है, उस कानून के अंदर क्या होता है, कुछ एम्बिग्यूटी होती है, कंफ्यूजन होता है और अनक्लियर होती है लैंग्वेज। जैसे कि उस सेक्शन के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ गई, तब वो क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। उसके अंदर प्राइमरी रूल्स होते हैं और अदर रूल्स होते हैं, इंटरनल एड्स होते हैं और एक्सटर्नल एड्स होते हैं। इंटरनल एड्स मार्जिन, सेक्शन की हेडिंग, हेड नोट, मार्जिनल नोट्स, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन। अगर एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, कानून के अंदर क्या होता है, जब आप बेयर एक्ट देखोगे, मैं आपको बताऊंगा बेयर एक्ट, तो उसमें क्या होता है, सेक्शन की हेडिंग लिखी हुई होती है, उसमें सेक्शन की लाइनें लिखी हुई होती है, 3-4 लाइन 5 लाइन जितना भी है। उसके नीचे क्या होता है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होता है। एक्सप्लेनेशन के नीचे अगर और ज़्यादा ज़रूरी है तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ होता है। तो ये क्या होता है, इंटरनल एड्स होते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, इंटरनल एड्स को देख लो, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, तो उनमें से आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसमें इंटरनल एड से भी नहीं होता है तो किससे होगा, एक्सटर्नल एड से। एक्सटर्नल एड्स मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी, डिक्शनरीज, कोई रिपोर्ट्स, XYZ, उससे आप आइडिया लेकर के देखोगे कि हाँ भाई ये कानून कहना क्या चाहता है। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इफ देयर इज कंफ्यूजन इन स्टैच्यू एंड लैंग्वेज इज नॉट क्लियर एंड एम्बिगुअस, देन वी इंटरप्रेट द स्टैच्यूज टू आइडेंटिफाई what is the object and what is the intention of the legislature। कि हमको ये जानना पड़ेगा, अगर कंफ्यूजन है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई लेजिस्लेचर का क्या था, माइंड में क्या था, उसके किस इंटेंशन से उसने ये कानून बनाया। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में क्या है, 1897 में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक बातें बताई हुई है, रीजनिंग, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, क्लियर पिक्चर देने के लिए। क्लियर पिक्चर कैसे दोगे आप, उसमें क्या है, हर इंपॉर्टेंट टर्म की डेफिनेशन दी हुई है। अगर वो टर्म कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जनरल क्लॉजेस की किताब निकालनी पड़ेगी, उसमें से देखना पड़ेगा, हाँ ये नाम है, ये वर्ड है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन को आपको पूरे से पूरा चलाना पड़ेगा। फिर उसके आगे कुछ लीगल प्रिंसिपल्स भी होते हैं, उसमें कुछ मैक्सिम्स होती है, मैक्सिम्स लैटिन मैक्सिम्स होती है। उस मैक्सिम को आपको क्या करना पड़ता है, एलोबरेट करना पड़ता है। उस मैक्सिम्स के पॉइंट्स होते हैं,
एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 समझ में आएगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये जो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये लेजिस्लेटिव तो आपको समझ में आ गया, कोई पार्लियामेंट होता है सेंटर के अंदर, दिल्ली के अंदर, और हर स्टेट की एक विधानसभा होती है, तो वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो लेजिस्लेटिव का तो समझ में आ गया। अब एग्जीक्यूटिव का क्या? एग्जीक्यूटिव के लिए भी तो कुछ लॉ होना चाहिए, या ऐसे ही अपने हिसाब से सब कुछ काम कर देंगे? एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव के लिए। किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव के लिए। अब इसके अंदर भी क्या है? सोर्सेज, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे बना भाई, उसके सोर्सेज। नेचुरल जस्टिस सोर्सेज हैं, इसी टाइप के सोर्सेज हैं यहां पर भी। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस मतलब प्राकृतिक न्याय। अरे नहीं इतना भी, हाँ प्राकृतिक न्याय, बट इसका ये मतलब है कि अगर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सपोज बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि अगर दो जने हैं, उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है, ए और बी के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया है, और ए के फादर जज हैं, ए के फादर जज हैं, तो जब वो जज, उस ए के फादर जो जज हैं वो ऐसी, उनके सामने ए और बी का मैटर गया है, मुकदमा गया है, केस गया है, तो आप बताओ कि जो सी जज है वो किसके फेवर में फैसला करेगा? ए के या बी के? ऑब्वियसली ए के। नहीं भी करेगा, बट लोगों के मन में आएगा कि नहीं यार कर लिया यार, वो उन्होंने कुछ ना कुछ कर लिया, ये यार सही नहीं है, बायसनेस कर ली, पार्शियलिटी कर ली। तो यहां पर नेचुरल जस्टिस इसके लिए बताता है कि आपको पार्शियल नहीं होना है, आपको बायस नहीं होना है। अगर बायस होते हो तो आपको, आपके पास मुकदमा नहीं आएगा वो। फिर एक आता है ऑडियो अल्टरम पार्टम, टू हियर दी अनदर साइड। ऑडियो अल्टरम पार्टम मतलब अगर ए और बी के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, पुलिस आई, ए को उठा करके लेके चली गई, अरे भैया उसे पूछ तो लो, उसको मौका तो दो, उसको हियरिंग का मौका तो दो, नोटिस तो दो, उसको अपना जवाब देने का टाइम तो दो। तो ये आप सब किस में आता है? नेचुरल जस्टिस में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या होता है? जो भी पॉलिसीज बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाती है वगैरह, जो भी होता है, रूल्स बनाती हैं, बायलॉज बनाती हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम कर लेती है। अब यहां पर ये जो डिस्क्रिशन का वर्ड मतलब है, डिस्क्रिशन मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग, उसको जो लगता है वो उसने कर लिया। तो यहां पर डिस्क्रिशन माना, बट यहां पर डिस्क्रिशन गुड फेथ की बात कर रहे हैं। किसकी? गुड फेथ की, बैड फेथ की बात नहीं कर रहे हैं। जो उसको ठीक लगता है सोसाइटी के लिए, वो उसने क्या ले लिया है? डिसीजन ले लिया। अब वो डिसीजन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे जुडिशियल रिव्यू करके, मतलब रिट पिटिशन लगा करके उस ऑर्डर को या उस लॉ को क्या करोगे? चैलेंज करोगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के अंदर आप अपनी विम्स, आर्बिट्रेरीनेस वगैरह नहीं ला सकते। अगर आप ये आर्बिट्रेरीनेस और विम्स अगर आप लेकर के आ गए तो क्या होगा? कोई भी आपके लॉ पर विश्वास ही नहीं करेगा कि हाँ यार क्या सब अपने अपनी दादागिरी चला रहे हैं, ये कोई मतलब होता है क्या? तो उसको आप कहां चैलेंज करोगे? जुडिशियल रिव्यू के अंदर, आर्टिकल 13। फिर आती है रेमेडीज। उसकी जो रेमेडीज हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, रिट पिटिशन आप फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट लायबिलिटी, कुछ भी अगर गलत हुआ है तो गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज से मुंह नहीं मोड़ सकती है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ है किसका? सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेज और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो अपन ने कहाँ तक देखा था? लास्ट 5 सब्जेक्ट्स को अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है? एक तरीके का सिविल रॉन्ग होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, इसका कोई सेक्शन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ये क्या है? कॉन्सेप्ट्स। ये कहाँ से आए हैं कॉन्सेप्ट्स? इंग्लैंड से। एक वर्ड है टॉटम, विच मीन्स टू ट्विस्ट, क्रुक्ड। आपके कोई राइट्स हैं, उन राइट्स को अगर आप ट्विस्ट करोगे, क्रुक्ड करोगे, तो आपके राइट्स का क्या हो जाएगा? वॉयलेशन हो जाएगा। अब वो राइट्स का जो वॉयलेशन होता है वो आपको क्या दिलाएगा? कॉम्पनसेशन दिलाएगा। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, इसमें क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा,
इसमें क्या होगा, सिविल रॉन्ग होगा। मतलब आपको या तो कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, आपको कुछ चीज़ मिल जाएगी जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, टॉर्ट्स के अंदर 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्ट, ओमिशन, लीगल डैमेज और रेमेडी। मतलब आप जैसे आप लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे बैठे अगर ऊपर से ये पंखा आपके सर के ऊपर गिर जाता है तो इससे क्या होगा, आपको चोट आ गई। आपको चोट आ गई तो इसका मतलब हमारा या तो हमने एक्ट या ओमिशन, एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या होता है, या तो आपने कुछ एक एक्ट किया है, धक्का दिया है, मैंने पंखे को खींच करके आपके ऊपर फेंक दिया, मैंने डस्टर लेकर के आपके ऊपर फेंक दिया, तो ये मेरा एक एक्ट है। ओमिशन, भाई हमने ध्यान ही नहीं दिया यार, वो लूज हो गया था ऊपर से और फिर भी वो क्या गिरा, आपके सर के ऊपर आके गिर गया। फिर एक्ट और ओमिशन, तो यहाँ पर क्या हुआ, ओमिशन, पंखा चलते चलते आपके ऊपर गिर गया, हमने ढंग से ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है, लीगल डैमेजेस, आपको नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई, हाँ भाई 2 चीज़ हो गई। तीसरा रेमेडी, तो रेमेडी मतलब आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, आप केस फाइल करोगे आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो ये एक तरीका क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट है। अब इस लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे खूब सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे खूब सारे सिविल रॉन्ग्स हैं। तो उन सब सिविल रॉन्ग्स को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी, नाम कितना भारी भारी है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, बट है कुछ नहीं। वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर मतलब है करे कोई और भरे कोई। मास्टर ने सर्वेंट को बोला जा इस इंसान को यहाँ से वहाँ पर छोड़ करके आ जा, सर्वेंट ने क्या किया, उसको गिरा दिया। सर्वेंट ने क्या किया, उस जिस इंसान को लेकर के जा रहा था अपनी टैक्सी के अंदर बिठा करके उसको गिरा दिया। तो अब वो जो आदमी गिर चुका है रोड के ऊपर, वो इंजर्ड हो चुका है, तो अब उसको कॉम्पनसेशन कौन देगा। देखो एक्ट हो गया, एक्ट और ओमिशन किसने किया, सर्वेंट ने। लीगल डैमेज, चोट लग गई, इंजर हो गया, अब उसकी रेमेडी क्या, उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो कॉम्पनसेशन कौन, क्वेश्चन आता है कॉम्पनसेशन कौन देगा, कि ड्राइवर देगा, वो मेरा सर्वेंट देगा, या ओनर देगा। भाई साहब ओनर देगा। तो ये यहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब है करे कोई, करा तो किसने, सर्वेंट ने, और भरा किसने, मास्टर ने। फिर आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या कुछ कंडीशंस होती है कि आप अपनी ज़मीन का अगर नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड करते हो और उसमें से वो डेंजरस चीज़ जो है आपकी लैंड से एस्केप कर जाती है और किसी को परेशान कर देती है, किसी को इंजर कर देती है, तो आप क्या हो, स्ट्रिक्टली लायबल हो कि नहीं, आपने तो ये जो गलती करी है इसके लिए आप स्ट्रिक्टली लायबल, आप कोई बच नहीं सकते कि नहीं यार मेरे को तो बचना है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने थोड़ा ना उसको बाहर निकाल करके फेंका। भाई साहब आपने अपनी ज़मीन के ऊपर डेंजरस चीज़ लेकर क्या है, उसका नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड का यूज़ किया और फिर वो चीज़ जो है वो आपकी लैंड से क्या हो गई, एस्केप कर गई, दूसरे के पास चली गई, जिससे कि क्या हो गई, इंजरी हो गई। बट फिर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में 100% लायबिलिटी है आपकी, कोई एक्सेप्शन नहीं है आपके, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये है फॉरेन इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, और जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्सेप्ट है। असॉल्ट, मुक्का मार दूंगा मैं मार दूंगा, देखो मैं मार दूंगा, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डरा रहा हूँ। मैंने मारा क्या, नहीं, जैसे ही मैंने आपको मार दिया तो वो क्या हो गई, बैटरी। असॉल्ट का मतलब मैं आपको डरा रहा हूं, मैं मार दूंगा, और बैटरी का मतलब मैंने आपको वास्तव में स्ट्रक कर दिया। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, जानबूझ कर के आप लोग यहाँ बैठे हो और मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिया और मैं मेरे चला गया, आपको हो गया यार ये कहाँ बैठ गए हम लोग, हमको तो बंद कर दिया, फालतू में इम्प्रिजन कर दिया। आपकी आर्टिकल 21 आपकी राइट टू मूवमेंट पे मैंने क्या लगा दी, रोक लगा दी। फिर आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, झूठा मूठा केस करके आपको फंसा दिया। फिर आपने मेरे ऊपर केस किया कि भाई आपने मेरे पे झूठा केस कर दिया, मैंने आपको झूठा केस लगा के फंसा दिया, आप कोर्ट से फ्री हो गए कि नहीं कोई सबूत नहीं मिलता, कुछ नहीं हुए, तो शुभम मोदी ने XYZ को झूठा फंसाया। वो XYZ जब बाहर आएगा मेरे ऊपर क्या कर सकता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकता है। नर्वस शॉक, जो नोटोरियस बच्चे होते हैं ना, जो नोटोरियस लोग होते हैं, नोटोरियस लोग क्या करते हैं, बदमाश लोग क्या करते हैं,
अरे उसके फादर को जाकर के बोलते हैं कि उसके बेटे का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मज़ा आएगा, अरे मज़ा आएगा, आओ तो सही। राम को श्याम को इधर उधर सबको बुला लिया। फिर उसके अंदर राम श्याम सबको बुलाने के बाद में क्या हुआ, उसके फादर को लगा कि अरे यार मेरे बच्चे की डेथ हो गई, अरे अंकल आपके बच्चे की डेथ हो गई है, आप देखो अब आप किसके भरोसे रहोगे, अब हम ही हैं आपके बच्चे, ये वो। उनको भारी क्या लगा, नर्वस शॉक लगा। उस नर्वस शॉक में क्या हो गई, फादर की डेथ हो गई। तो उनका जो सन है वो किसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, उसका सन या उनके घर का कोई भी इंसान किसके अगेंस्ट केस कर सकता है, उस इंसान के अगेंस्ट जिसने उसको झूठा बोला है। डिफेमेशन, पब्लिकली डिफेम करना, गलत बोलना, किसी की कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी के कैरेक्टर के बारे में झूठ बोलना, अरे ये तो चोर है, अरे इसका ये तो बहुत ही खराब आदमी है, अरे ये तो फ्रॉड प्ले करता है, अरे इसका तो घर का ये भी ऐसा बिजनेस है, बहुत थर्ड क्लास काम करता है ये। इस तरीके का आपने क्या किया, डिफेमेशन। तो डिफेमेशन दो टाइप से हो सकते हैं, लिख करके और बोल करके, लिबल और स्लैंडर, ये अपन सब डिस्कस करेंगे। फिर इसकी रेमेडीज, ये जो भी आपके साथ हुआ है टॉर्ट्स, इन सब की रेमेडीज कि कैसे हमको इनका कॉम्पनसेशन मिलेगा, हम क्या 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 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे उस हिसाब से हमको हमारा कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट क्या आता है, लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट क्या करता है, लिमिटेशन एक्ट ये बताता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता है कि भाई साहब चैन से सो गए हो तो जाग जाओ, चैन से सो गए हो तो जाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, आप मुकदमा फाइल कर सकते हो। क्या होता है, मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए, ले लिए भाई, जरूरत पड़ गई ले लिए, आपने दे दी कि यार सर को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, दे देते, ठीक है। अब क्या हुआ, आप मुझसे 10,000 रुपये मांगोगे, मांग लिए, 5 साल तक नहीं दिए मैंने, 10 साल तक नहीं दिए, 15 साल तक नहीं दिए, तो 5 साल 10 साल के बाद में आपने क्या किया कि अब तो सर मैं आपके ऊपर केस करूँगा। क्या करूँगा, केस करूँगा। तो भाई साहब यहाँ लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ के अंदर ऐसा नहीं है कि जब आप नींद में उसे उठे और आपने केस ले जा करके फाइल कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लॉ के अंदर क्या है, सारे के सारे टाइम लाइन फिक्स करी हुई है कि अगर ज़मीन के रिगार्डिंग झगड़ा है तो 20 साल के अंदर आपको केस फाइल करना है, अगर मनी के रिगार्डिंग सूट, मनी रिकवरी, आपको मनी रिकवरी करनी है तो 3 साल के अंदर केस फाइल करना है। तो एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, एक स्केड्यूल ये बनाया हुआ है कि कब कब कौन कौन से केसेस के अंदर आप कब कब केस फाइल कर सकते हो। अब टॉर्ट्स के बहुत सारे केसेस के अंदर आप क्या है, 1 साल का मिलेगा। अगर मैंने अभी आपके साथ में असॉल्ट या बैटरी करी तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, 1 साल का टाइम मिल रहा है केस फाइल करने का। नहीं किया तो जाओ मजे करो, बट नहीं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर क्या आया हुआ है, एक बहुत ही अच्छी बात बताई हुई है, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर हमारे कारण ये हमारा कोई रीज़न था, हमसे ये कोई गलती हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं पैरालिसिस अटैक आ गया था, मैं बेड रिडन था, ये वाली चीज़ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, मेरी हेल्थ इश्यूज काम नहीं कर रहे थे। तो उस सिचुएशन में लिमिटेशन एक्ट क्या करती है, आपकी वो जो डिले है ना उसको माफ़ कर देती है, उसको कंडोन कर देती है। तो उसमें आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसमें ये भी सिचुएशन बताई हुई है कि कब कब वो लिमिटेशन का जो पीरियड है वो रुक जाएगा, कौन सी सिचुएशन में रुकेगा और कौन सी सिचुएशन में नहीं रुकेगा। अब कौन सी सिचुएशन में रुक जाएगा, मैं बेड रिडन हूँ तो क्या मैं केस फाइल कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो वो पीरियड जो मैं बेड रिडन था वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर आता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सिविल मतलब जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड नहीं है, इसका जो भी प्रोसीजर है, प्रक्रिया संहिता 1908, इसके अंदर सिंपल सी सारी बातें बताई हुई है कि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कौन कौन सा हो सकता है। सपोज एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, एक रेंट का डिस्प्यूट है, वो पाली के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, पाली के अंदर। पाली के अंदर ये हो गया कि भाई मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ में लैंडलॉर्ड ने बोला कि चलो सर घर खाली करो यहाँ से। मैंने बोला मैं नहीं करता घर खाली, तो वो कहाँ जाएगा, रेंट कंट्रोल एक्ट में दावा फाइल करेगा, सूट फाइल करेगा, केस फाइल करेगा, किसके अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट में।
तो वो कहाँ करेगा? क्वेश्चन अराइज होता है कि वो मुकदमा जो है वो कहाँ फाइल करेगा। तो मुकदमा कहाँ फाइल करेगा? पाली में फाइल करेगा। पाली में प्रॉपर्टी है, पाली में रहते हैं, पाली में ही सब कुछ है, पाली में ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। जहां पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां पर आपको जुरिसडिक्शन के कोर्ट में मुकदमा फाइल करना है। अब जोधपुर के अंदर वो वाली चीज हो गई तो जोधपुर में फाइल करना, मैं पाली जाकर के फाइल नहीं करूंगा। तो इसीलिए हर जुरिसडिक्शन में क्या बनाई हुई है? कोर्ट्स बनाई हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट बनाई हुई है, हर स्टेट में कोर्ट बनाई हुई है। हर उसमें आप अगर हारोगे तो आप अपील करोगे, वो बात की चीज है। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स बताई हुई है कि ऑर्डर क्या होता है, डिक्री क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ बताई हुई है? डेफिनेशन, टर्म्स की डेफिनेशन में बताई हुई है सीपीसी के अंदर। फिर आगे आता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा एक लैटिन टर्म है। इसके अंदर सिंपल सी एक ये बात बताई हुई है कि आपने अगर सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 रुपये मैंने आपसे लिए और आपको मैं 10,000 रुपये देने से मना कर दिया, ठीक है। आपने 10,000 रुपये का मुकदमा मेरे ऊपर फाइल किया, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप कुछ प्रूव ही नहीं कर पाते हो, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि आपने शुभम मोदी को 10,000 रुपये दिए थे, तो आपका दावा क्या हो गया? खारिज हो गया, डिसमिस हो गया। आप हार गए, आप कोर्ट के बाहर आ गए। 2 दिन, 3 महीने, 5 महीने बाद में आपका फिर से पता नहीं क्या जागा, आपने कहा नहीं मैं तो अपना न्याय लेकर के रहूंगा। तो आपको अपना न्याय लेकर के रहूंगा तो आपने क्या किया? फिर से सेम फैक्ट्स पे, उन्हीं आधारों पर, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर फिर से वही केस कर दिया। जिस केस का पहले क्या हाल हुआ था? डिसमिस हो गया था। कोर्ट ने क्या बोला था? आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो वो केस ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुका है। तो अब आप फिर से एडजुडिकेट कराना चाहते हो, तो अब मैं डिफेंस क्या लूंगा? कोर्ट के अंदर दूसरी बार केस हुआ कि सर ये केस जो है रेस जुडिकेटा बार्ड बाय दिस केस इज बार्ड बाय दी रेस जुडिकेटा, दैट वेरी केस कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड फर्दर और ट्वाइसली। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है क्या? एक बार जब ऑलरेडी केस डिसाइड कर चुके हैं, या तो आप अपील करो, या तो आप अपील करो। आपको अपील करनी नहीं है, वापस आपको फिर से वही मुकदमा फाइल करना है, तो यहां पर रेस जुडिकेट आ जाएगा। फिर आगे आता है अपील, कि आप अगर केस हार गए हो तो अपील करो हायर कोर्ट के अंदर। हायर कोर्ट में भी हार गए तो और हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। अब रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन के अंदर मतलब क्या? रेफरेंस के अंदर तो होता है कि आपको अगर कुछ भी ट्रायल कोर्ट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी केस समझने में, कोई भी पॉइंट समझने में, कोई भी पॉइंट ऑफ लॉ समझने में, तो वो क्या करती है? उनको लगता है कि नहीं यार ये हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं है, तो वो क्या करती है? मामला क्या कर देती है? रेफर कर देती है। कहां पे? हाई कोर्ट के अंदर। ट्रायल कोर्ट जोधपुर की है तो हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कर देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अगर इंदौर के अंदर हुआ है तो मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट में चला जाएगा। किसी सा भी कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो अपने हायर कोर्ट को कर देंगे रेफर। फिर आता है रिव्यू और आता है रिवीजन। रिव्यू का मतलब क्या हो गया? वो चीज को आप क्या करोगे? रिव्यू करोगे। कैसे रिव्यू करोगे? सपोज रिव्यू और रिवीजन के अंदर कि अगर कोई भी एग्रीव्ड है ऑर्डर से, कोई भी ऑर्डर से क्या है? एग्रीव्ड, तब आप क्या करोगे? तब आप कोर्ट, हायर कोर्ट के सामने जाओगे और हाई कोर्ट को जाकर के बोलोगे कि सर मैं इस ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं और मेरे पास एक सफिशिएंट रीजंस हैं, आप इस मुकदमे को क्या करो? फिर से सुनो। क्या करो? फिर से सुनो। तो कोर्ट क्या करेगी? उन मुकदमों को वापस से सुन लेगी। फिर रिवीजन। रिवीजन के अंदर है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने कुछ मैटेरियल इरेगुलरिटी कर दी है, क्या कर दी है? मैटेरियल इरेगुलरिटी, इतनी ज्यादा इरेगुलरिटी कर ली है जिसके कारण वो अपनी जुरिसडिक्शन से क्या हो गया? एक्सेस में चला गया। उसको राइट नहीं था वो केस डिसाइड करने का, फिर भी उसने कर दिया, तो वो कोर्ट मैटर कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट में। कि सर रिवीजन लगा देंगे उससे हायर कोर्ट में, और वो वहां पर जाकर के मुकदमे का रिवीजन फाइल हो जाएगा। फिर आता है समरी प्रोसीजर और समन्स। समरी प्रोसीजर के अंदर बहुत जो शॉर्ट में छोटे जो मुकदमे होते हैं, इतना लंबे चौड़े चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समरी प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से लेकर के वो प्रोसीजर अपन देखेंगे। फिर समन्स, अगर आपने कुछ मुकदमा फाइल किया है, ए ने बी के अगेंस्ट में फाइल किया है, तो कोर्ट समन भेजेगी किसको? बी को, कि आप आओ, ऐसा ऐसा ए ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है, आप आओ और कोर्ट में आकर के क्या करो? अपना पक्ष रखो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के सामने रखो। तो ये हुआ पूरा सीपीसी का।
फिर आता है इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या चलते हैं, हैंड बाय हैंड चलते हैं, साथ में साथ चलते हैं। आईपीसी जो है वो बताता है सब्सटेंटिव लॉ। क्या बताता है? सब्सटेंटिव लॉ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है क्या? प्रोसीजरल लॉ। और एविडेंस एक्ट क्या बताता है कि सबूतों, विटनेस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अब मैंने आपको बोला सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि इंडियन पेनल कोड का मतलब है कि इसके अंदर सारे के सारे क्राइम्स जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। मर्डर, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, रेप, किडनैपिंग, ये सारी की सारी चीजें कहां पर एक्सप्लेन करी हुई है? इंडियन पेनल कोड के अंदर डेफिनेशन बताई हुई है कि आपने ये ऐसे ऐसे किया तो आपको इतने साल की सजा हो जाएगी। आपने अगर किसी का किडनैप किया, ये एसेंशियल्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स अगर आप होते हैं तो आपको इतने साल की सजा हो जाएगी जब प्रूव होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये सारा क्या बताया हुआ है? लॉ बताया हुआ है कि आप कौन कौन से क्राइम करते हो, उन क्राइम को आपने अगर करा है तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा और पनिशमेंट बताई हुई है। कहां बताया हुआ है? इंडियन पेनल कोड के अंदर 1860। वो क्या है? सब्सटेंटिव लॉ बताया हुआ है। फिर आगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बताता है? जो आपने यहां पर क्राइम कमिट किया है उसको अब क्या मिलेगी? आपको पनिशमेंट भी तो दिलानी पड़ेगी, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? ननिहाल थोड़ी ना है, ऐसा आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपको क्या करेंगे? प्रोसीजर एक बताया हुआ है, किसमें? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। वो प्रोसीजर को फॉलो करते करते, उस प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करते करते, जो भी लिखा हुआ है प्रोसीजर में, उस प्रोसीजर को फॉलो करते करते आपको क्या दिलाएंगे? पनिशमेंट दिलाएंगे। तो उसमें सारी बातें बताई हुई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, समन का, वारंट का, अरेस्ट का, सब कुछ बताया हुआ है। फिर एविडेंस। अब आपको क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आपको इसकी सारी बातें प्रूव करनी है, तो कैसे प्रूव करोगे? ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई लिखित में कुछ और डॉक्यूमेंट होगा, कोई सीसीटीवी फुटेज होगी, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा कि भाई खून से मर्डर कर दिया तो भाई खून से सने हुए शर्ट, पैंट, हाथ, मेरा अगर पर्स वहां पर छूट गया तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मैं भागता हुआ अगर कहीं पर गया तो लोग देखेंगे अरे यार मर्डर हुआ था, आवाज आई थी और शुभम भागता हुआ बाहर आया था, तो इसका मतलब शुभम ने मर्डर कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है? हैंड बाय हैंड चलती है। तो इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ एविडेंस, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, ये सारी एविडेंस की बात हो गई। फिर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। मैंने बोला कि साहब मैंने तो मर्डर, सबसे पहले उन्होंने बोला, स्टेट ने बोला कि आपने मर्डर किया है शुभम, आ जाओ आप कटघरे के अंदर। मैंने बोला मैंने किया है, अगर है तो आप प्रूव करो, आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है या नहीं है। तो जो बोलता है ना मर्डर किया है, जो बात करता है कि आपने ये गलत किया है, तो उसके ऊपर क्या रहता है? बर्डन रहता है शोल्डर्स के ऊपर कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा काम, गलत काम किया है। अगर मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है तो वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, और अगर मैंने किया है तो वो प्रूव कर देंगे। उनके पास कुछ होगा वो प्रूव करेंगे, मैं क्यों प्रूव करूं? अब उन्होंने अगर प्रूव कर दिया तो वापस मेरी बारी आ जाएगी उसको डिसप्रूव करने की कि नहीं ये जो एविडेंस बताया ये गलत है, ये तो फॉर्ज्ड है, ये तो सीसीटीवी के अंदर कहीं एडिटिंग कर दी है, ये सारा सब कुछ। विटनेस क्या करेंगे? जिसने देखा है, आंखों देखा हाल देखा है, अपन टीवी में देखते हैं ना, तमाम गवाहों सबूतों के आधार के ऊपर ये केस शुभम मोदी को बाइज्जत बरी करती है। ऐसी लाइन अपन ने खूब सुनी है मूवीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर, खास तौर पे तो सीआईडी में अपन ने खूब सुनी है। तो अब इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि एक विटनेस जो होता है वो बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटनेस नहीं है, अगर एविडेंस नहीं है, तो इंसान क्या हो जाएगा? एक्विट हो जाएगा। इंसान क्या हो जाएगा? बरी हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। फिर आता है एडमिशन। अगले ने अगर कुछ करा है, मैं जाकर के बोलता हूँ कि हाँ साहब मैंने एडमिट कर रहा हूँ, साहब मैंने किया है, मैंने ये गलत काम किया है, ये सारा सब कुछ, तो मैं जाकर के कोर्ट के सामने बोल दूंगा साहब मैंने गलत काम किया है। कन्फेशन वगैरह ये सारा क्या आएगा? एडमिशन, कन्फेशन, सब कुछ इंडियन एविडेंस में बताया। इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ इतनी सी चीज बताइए कि सबूतों को आपको कैसे कोर्ट के सामने लाना है और उसको प्रूव करना है कि एक्यूज ने गलत काम किया और क्राइम कमिट किया। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स अंडर वेरियस एक्ट्स। क्या होता है? यहां पर तो अभी अपन ने पढ़ा कि हाई कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सब कुछ होता है। अब क्या होता है? डिफरेंट एक्ट बने हुए हैं, जैसे कंपनी लॉ बना हुआ है, तो कंपनी लॉ के अंदर क्या है? एनसीएलटी बना हुआ है। जैसे
इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ पिटिशन फाइल करनी है तो आप कहाँ जाओगे? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोर्ट्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के अंदर, उनकी क्या पावर्स होती है, उनके क्या प्रोसीजर होता है और क्या काम करते हैं, वो सारा सब कुछ ट्राइब्यूनल्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। उससे क्या बोलते हैं? स्पेशल कोर्ट्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स। फिर नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करने का काम करता है ये एक्ट। क्या करता है? कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करने का काम करता है। अब कैसे काम कम करता है? बर्डन कम कैसे करता है वो बताओ। ए और बी है, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने बोला कि देख मैं तेरे को 10,000 रुपए की इतनी 5 मशीनें मैं तेरे को दे दूंगा, 2,000 रुपए की एक मशीन। तो बोले ठीक है, तो 2,000 रुपए की मेरे को मशीन दे देना, टोटल 10,000 की हो जाएगी। अब क्या हुआ, मेरे पास 10,000 रुपए की मशीनें आ गई, बट उसमें से 3 मशीनें क्या थी? खराब थी। 5 मशीनें थी, 5 में से 3 मशीन खराब निकल गई। मैंने कंप्लेंट की, वो बोले नहीं मैं तो नहीं सुनता, जा तेरे से होए जो कर ले, मैं किसी से नहीं डरता। वो मैं भी ऐसा हूँ, अरे नहीं मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। सब ने अपने जोर चलाया, कुछ नहीं हुआ। तो वो कहाँ गए? कोर्ट के अंदर गए। कोर्ट में लंबा चौड़ा केस चला, ये सब कुछ हुआ। तो इन सारी लीगलिटी से बचने के लिए, इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ये एक्ट पिक्चर में आ गया। अब क्या होता है, आजकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि भाई लास्ट में हम क्या करेंगे, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या होता है कि भाई तू तेरे हिसाब से एक जना बता दे, मैं मेरे हिसाब से एक जना बता देता हूँ। तो अपने क्लास में 2 जने हैं, ए और बी, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो उन्होंने बोला कि यार शुभम सर जो भी डिसाइड करें वो एग्री होगा, मेरे को तो मेरी कंसेंट है उसमें, जो भी ऑर्डर हो मैं मान लूंगा। ठीक है भाई। तो यहाँ क्या हुआ, ये लोग कोर्ट नहीं गए, जो भी मैंने ऑर्डर दिया वो मान लिया, और जो मैंने ऑर्डर दिया वो उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन अवॉर्ड। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन अवॉर्ड। तो इस तरीके से आर्बिट्रेशन का हुआ काम। मैंने बीच बचाव किया, मैंने अपने व्यूज दिए, अपना ऑर्डर दिया, और जो मेरे को सही लगा मैंने दे दिया। क्यों? क्योंकि उन दोनों की सहमति थी, उन दोनों का कंसेंट था कि भाई शुभम जो भी करेगा वो सही करेगा। फिर कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब कि भाई मैटर को कंसिलेटर के थ्रू क्या करो, काउंसिल करो, और उनको ये बोलो कि भाई मैटर जो है वो आउट ऑफ कोर्ट में क्या कर ले? सेटल कर ले। मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये सारे इसके अंदर होते हैं। तो कोर्ट में भी मीडिएशन सेंटर बने हुए होते हैं, कंसिलिएशन सेंटर्स बने हुए होते हैं। तो उससे क्या होती है? आउट ऑफ कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करने का ये काम करता है। कोर्ट में नहीं जाना, अपने बाहर ही डिसाइड कर लेंगे। फिर आता है इंडियन स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। बिल्कुल दिखने में लगता है कि यार क्या स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन है, किस चीज का रजिस्ट्रेशन? बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्टाम्प का क्या होता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर होता है, कोई भी डीड होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है? स्टाम्प करना पड़ता है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अब वो स्टाम्प ड्यूटी कितने की क्या है वो अपन को क्या पता? तो एक स्केड्यूल दिया हुआ होता है हर एक्ट के अंदर, राजस्थान स्टाम्प एक्ट में भी और इंडियन स्टाम्प एक्ट में भी। पीछे क्या दिया हुआ होता है? स्केड्यूल दिया हुआ होता है। उस स्केड्यूल के ऊपर आगे देखना है कि हाँ ये जो है इसके इतने रुपए है, वो रुपए आपको क्या करना है? स्टाम्प ड्यूटी के पे करने हैं गवर्नमेंट को। बस गवर्नमेंट एक एजेंसी होती है, गवर्नमेंट की एजेंसी को आप रुपए दोगे, डॉक्यूमेंट दोगे और साथ में रुपए दोगे, उसके हिसाब से आप अपना क्या करोगे? स्टाम्प ड्यूटी आपकी पेड हो जाएगी। जो आप लोगों ने देखे होंगे 25,000 का एक स्टाम्प है, 50,000 का स्टाम्प है, उस तरीके के आपको क्या करना पड़ता है? स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी इस परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट होगी वो भी आपको बता दूंगा, एक कैलकुलेटर भी आते हैं, और नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करनी कैसे है वो भी बता दूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर के इसको स्टैम्प एक्ट को भी खत्म करता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट अंडर स्टाम्प्ड है, मतलब 10,000 का स्टाम्प लगाना था, आपने 9,999 का स्टाम्प लगाया, तो कितने का डिफरेंस है? 1 रुपये का है। डेफिशिट कितने का? 1 रुपये का है। तो कोर्ट क्या बोलेगी कि नहीं, सेक्शन 34 के अंदर, किसमें? सेक्शन 34 ऑफ द स्टाम्प एक्ट में बोलेगी कि नो 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 मिस्टर काउंसिल, वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिकॉज दैट वेरी डॉक्यूमेंट इज अंडर वैल्यूड और अंडर स्टाम्प।
दैट वेरी डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन स्टैम्प्ड प्रॉपरली और ड्यूली स्टैम्प नहीं है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब ले जाओ आप अपना ये डॉक्यूमेंट, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपका डॉक्यूमेंट तो वो फालतू हो गया। 10,000 की थी कंडीशन, आपने कितना किया, 9,999, ₹1 का डिफरेंस, तो अब आप कहां जाओगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स किया हुआ है, लेजिस्लेचर ने फिक्स किया हुआ है कि इतना रुपया दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर कोर्ट उसमें ये ऑर्डर दे सकती है कि आप इसका डेफिशिएट ₹1 पे करो और फिर आ जाओ हमारे सामने। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई फ्रॉड प्ले ना कर ले। क्या ना कर ले, फ्रॉड प्ले ना कर ले, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना ले। क्या होता है, सपोज एक गिफ्ट डीड है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक घर है, एक घर को मेरे फादर ने मेरे को क्या कर दिया, गिफ्ट में दे दिया कि लो शुभम, ये आपका मैंने गिफ्ट डीड दे दी। ठीक है, अच्छी बात है, दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, मेरे को दे दी। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या है, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 17 में तो कंपल्सरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्या है, कंपल्सरी आपको रजिस्टर कराने पड़ेंगे। और सेक्शन 18 में है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, कराओ तो भी चलेगा, नहीं कराओ तो भी चलेगा। तो जो गिफ्ट डीड थी वो कंपल्सरी है, सेक्शन 17 में फॉल होता है। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया, रजिस्टर करवा ली। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि नहीं यार, तेरे पापा ने ये गिफ्ट, तो ये जो घर है तो मेरे को गिफ्ट किया था, देख मैं सारा काम करता था, ये सारा जो है गिफ्ट मेरे को मिला है, तू कैसे ले रहा है। मैंने बोला ये मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट डीड दी है, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो बोले कि नहीं, ये गिफ्ट डीड तो मेरी है, ये वो अपनी फर्जी बनवा करके लिया या कहीं से, कहीं भी खूब बनाते हैं, फर्जी बना दी और लिखा दिया। मैटर चला गया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने बोला कि भाई जो ओरिजिनल डीड है, रजिस्ट्रेशन डीड, रजिस्टर्ड डीड है, वो मंगा लेते हैं ना रजिस्टर के ऑफिस से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो मंगा लिया। तो मंगा करके क्या बोलता है वो डीड कि भाई ये शुभम के फादर ने शुभम को क्या करी है, गिफ्ट डीड दी है। तो यहाँ पर कितना सही हो गया, एक तो आपने रजिस्ट्रेशन जो हुआ है डॉक्यूमेंट का, उसका अटेस्टेशन हो गया, कौन सी जगह पे, कौन सी प्लेस पे प्रॉपर्टी है, वो सारा आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब कुछ बता दिया कि हाँ यही प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ आता है उसके अंदर। रजिस्ट्री जो करवाते हैं अपन डॉक्यूमेंट, तो वो सब कुछ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट में बताया है। रजिस्ट्रार की क्या पावर्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, ये सब कुछ कहाँ आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट के अंदर। फिर आता है RTI एक्ट 2005। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा अभी आज के टाइम में कि यार मेरे को मेरी कॉपी निकलवानी है, मेरे नंबर मेरे को 101% लगता है, मेरे मार्क्स मेरे 100 में से 90 आने चाहिए थे, बट यार वो पता नहीं JNU में टीचर्स ने क्या किया, मेरे मार्क्स कम दे दिए। अब कम कैसे दे दिए, आपने लिखा ही नहीं होगा। नहीं सर मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, मैंने सब कुछ लिखा था, मैं कुछ छोड़ती नहीं, आपको तो पता ही है ना। तो मैंने बोला कि भाई इतना ही है तो 10 रुपए की RTI लगाते हैं। RTI में कितने 10 रुपए लगते हैं, आपको JNU से निकलवा लो या दूसरी जो भी कॉलेजेस हैं निकलवा लो, सब जगह से निकलवा सकते हैं, चाहे CA का स्टूडेंट हो, चाहे CS का हो, चाहे JNU का हो, चाहे कहीं का भी हो। वो अपने बोलेगा ऑफिस के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर जाकर के सर मेरे को ये कॉपी चाहिए, मेरे को मेरी कॉपी एग्जाम की, 10 रुपये में आपने अप्लाई कर दिया। उसके पास 2 ऑप्शन, वो देगा या नहीं देगा। देगा कैसे, नहीं देना तो पड़ेगा, नहीं देगा तो और 2 बातें हो जाएगी, या तो आपको स्टूडेंट को अपील में जाएगा या वो अपील में नहीं जाएगा। अपील तो करेगा नहीं, अपील में जाएगा तो फिर से 2 बातें हो जाएगी, उसको या तो 25,000 की पेनल्टी लगानी पड़ेगी और या उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कॉपी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब 25,000 रुपये भी लगेंगे और डॉक्यूमेंट भी देना है तो भी हाथों हाथ ही दे देगा ना वो डॉक्यूमेंट, आंसर शीट आपकी। तो उसने क्या किया, आंसर शीट आपको दे दी कि यार 25,000 का जुर्माना लग जाएगा फालतू में, अगर मैं नहीं दूंगा, कानून बना हुआ है, साफ इस बच्चे की कॉपी है, दे दो ना। तो उसने कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी करके दे दी और उसमें लिखा हुआ होता है ऑब्टेन्ड अंडर RTI, ये सब कुछ आ जाता है। तो RTI एक्ट 2005 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट कुछ लेना है गवर्नमेंट का तो वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर सेक्शन 8 और 9 है जो बोलते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती।
जो कि क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट होती है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, उसकी आपको कॉपीज नहीं मिलेगी। तो ये RTI एक्ट होता है 2005। फिर इसमें एक होता है CIC, एक होता है SIC। CIC होता है कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और SIC होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये दोनों क्या होता है, CIC होता है सेंट्रल लेवल पे, SIC होता है स्टेट लेवल पे। तो ये सारा RTI एक्ट के बारे में। अब राइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये है अपना लास्ट टॉपिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज का। इसके अंदर भी सिंपल सी बात बताते हैं कि अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर टर्म्स एंड वो डेफिनेशंस बताई हुई है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हो आप, उसको क्या करता है, सर्टिफाई। कौन सर्टिफाई करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सर्टिफाई करता है। और अगर किसी हैकर ने उसमें कुछ गलत चीज़ करने की कोशिश करी, साइबर अटैक करने की कोशिश करी, उसमें किसी को मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, किसी की आईडी को हैक करके कुछ गलत पोस्ट डालने की कोशिश करी, किसी को डिफेम करने की कोशिश करी ऑनलाइन, तब आप कहाँ पे बुक हो जाओगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। उसमें क्या हुआ था, 66A को लेकर के उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ 66A क्या था कि अगर आप कुछ भी फेसबुक वगैरह पे ऐसे कुछ आप पोस्ट डालोगे या कुछ भी सोशल मीडिया पे डालोगे जिससे कि अगले की जो कैरेक्टर हैकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप कैसे बुक हो जाओगे, IT एक्ट के अंदर बुक हो जाओगे। ठीक है, तो ये आज अपन ने ब्रीफ एक ओवरव्यू ले लिया किसके रिगार्डिंग, सारे 17 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग।